वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है जो आप अपनी जेई की जर्नी में सॉल्व करोगे। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है एक स्क्वायर फ्रेम जो कि मासलेस है। इस स्क्वायर फ्रेम के चारों वर्टिसेस पर कुछ पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो। इस स्क्वायर की जो साइड है वो है आपकी √2 यूनिट। साथ ही आपका सिस्टम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम पर है। अब यहाँ पर एक पी क्यू लाइन है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और इस स्क्वायर के प्लेन में है। ए सी और बी डी यहाँ पर डायगोनल्स हैं और आपको यहाँ पर ग्रेविटी को इग्नोर करना है। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अंडर टू डिफरेंट कंडीशन। पहली कंडीशन है कि आपको इस सिस्टम को बी डी के अलोंग डिस्प्लेस करना है। दूसरी कंडीशन है कि आपको इसको पी क्यू के अलोंग डिस्प्लेस करना है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूज्ड होने वाले कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर जो पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब भी कोई डायपोल यदि मूव कर सकता है तो पूरी कोशिश करेगा कि उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो। दूसरी बात यहाँ पर आती है टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, जब इस डायपोल को अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाएगा, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो और डेरिवेशन भी है। आई होप ये आपको पता ही होगा। अब वापस आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। देखिए, प्रॉब्लम में आपको गिवन है एक यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यदि आप ध्यान से देखो तो आप इस प्रॉब्लम को दो डाइपोल्स में ब्रेक कर सकते हो। कैसे? देखिए, ये आपको दिख रहा है -3q, ये आपको दिख रहा है +3q, तो ये आपका एक डाइपोल हो गया, राइट, जिसका डायरेक्शन आपको दिखेगा इस तरफ। भाई आप देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको -4q और ये +4q, यानी कि आपको ये एक और डाइपोल मिल गया और डायरेक्शन इस तरफ, राइट ना। तो यदि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी अभी हमने देखा कि जो डाइपोल है उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो क्या इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है? राइट। तो ना ध्यान से देखिए, तो ये दिख रहा था आपका स्क्वायर, राइट। यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करो तो आप पाओगे कि क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर आप इन दोनों थीटा को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखेंगे 45। नाउ इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए, ये आपका एक डाइपोल, ये आपका दूसरा डाइपोल, ठीक है। नाउ इन दोनों डाइपोल का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक, और दूसरा कंपोनेंट होगा एक का इस डायरेक्शन में और एक का इस डायरेक्शन में, ठीक। देखो, जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है वेल एंड डन, अच्छी बात है। बट यहाँ ध्यान से देखिए, चूंकि इनके दोनों का लेंथ सेम है बट चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी डिफरेंट होगा, राइट। और यहाँ पर चूंकि एंगल सेम है तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, जिसका मतलब है कि आपको इन दोनों डाइपोल्स की वजह से एक नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा इस तरफ, राइट। इसका मतलब आपको नेट डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। इसका मतलब है कि ये जो डाइपोल होगा वो कुछ ना कुछ ऐसे एंगल पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, राइट। और अभी हमें पता है क्या, नेट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए ई की डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है ना थोड़ा सा टर्न लेगा। कैसा टर्न लेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जैसे ही ऐसा होगा तो आपको ये फिगर कुछ ऐसे दिखेगा, जहां पर अब ये एंगल्स थीटा 1 और थीटा 2 हो चुके हैं, यानी कि जो पहले 45 डिग्री थे दोनों, वो अब नहीं है, कुछ डिफरेंट हो। बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम रहने वाला है। यानी कि अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हो जाएगा आपका 0, राइट। अब 0 कैसे होगा? तो सीधी सी बात है, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका कंपोनेंट, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका कंपोनेंट, अब ये दोनों कैंसिल आउट कर जाने चाहिए डायरेक्शन में, राइट। क्लियर सी बात? ओके। नाउ इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, P यानी कि डाइपोल मोमेंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट सेम हो गए, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, राइट। और ध्यान दीजिए, ये आपका स्क्वायर था और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं इनके बीच एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो जो θ1 और θ2 क्या है, इनकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। क्लियर सी बात? ओके। तो नाउ जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व करने पर θ2 की वैल्यू निकाल के लेके आ पाओगे 53 डिग्री। सीधी सी बात है, θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 डिग्री। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आइए अब आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं पहली कंडीशन की, जिसमें आपको इस सिस्टम को डिस्प्लेस करना था BD के अलोंग। कहाँ है BD? ये रही आपकी BD, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपकी BD रहेगी फिक्स और ये AC थोड़ा सा डिस्प्लेस होके वाइब्रेट करेगी। क्लियर थी सी बात? ओके। नाउ इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में केवल ये जो AC वाला डाइपोल है केवल ये वाइब्रेट करेगा। क्लियर थी सी बात? नाउ यदि आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच कितना एंगल है? θ2, जो कि अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए सिचुएशन यहाँ पर क्या हो रही होगी, जब ये AC वाइब्रेट हो रहा होगा ना तो ये इसी पोजीशन पे वाइब्रेट होगा और ये किसको चेंज करने की कोशिश करेगा, किसके डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा, वो डायरेक्शन होगा इस E का, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा यानी कि E cos θ2। क्लियर थी सी बात? सो हम यहाँ पर निकालेंगे इस E का कंपोनेंट इस P2 के डायरेक्शन में, क्या मिल जाएगा आपको? E cos θ2। क्लियर थी सी बात? नाउ आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है, क्लियर है। देखिए फॉर्मूले हमें क्या क्या पुट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जाहिर सी बात है इसके लिए हमें निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप कैलकुलेट कर लोगे। और डाइपोल मोमेंट यहाँ पर आप पता कर सकते हो और ये आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। तो आई क्या होता है? mr स्क्वायर, राइट, यानी कि इसका m इसकी r का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सेम डिस्टेंस होगी दोनों तरफ, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, राइट। तो मान लेते ये डिस्टेंस अगर d है, राइट, तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d/2, राइट। अच्छा ये क्या था? ये तो था आपका डायगोनल, राइट। तो डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? d इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू एल, क्योंकि एल थी स्क्वायर की साइड। यहाँ पर आप पुट कीजिए, ठीक है, और आपको बहुत ही आसानी से आई की वैल्यू मिल जाएगी 2m। नाउ आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होता है? q इंटू डिस्टेंस d, राइट। डी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी आपको? √2 इंटू √2, वैल्यू आ गई आपकी 2, राइट। तो यहाँ पर आपको पी की वैल्यू मिल गई 6q। नाउ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e इंटू कॉस θ2, ठीक है। जहां पर आप देखिए इस ट्राइंगल का यूज करके बहुत ही आसानी से यहाँ पर cos θ2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जहां पर ये आपका एंगल θ2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपको अभी मिला था tan θ2 इज इक्वल टू 4/3, राइट, 4/3 यानी ये एंगल थीटा, राइट, θ2। यहाँ पर आप cos θ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5। सारी वैल्यूज को आप पुट कीजिए तो आपको यहाँ पर tan की वैल्यू ये वाली मिल जाएगी। क्लियर है? आइए अब आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सिस्टम आपका डिस्प्लेस किया जा रहा है पी क्यू के अलोंग किया जा रहा है और ये पी क्यू आपकी इस ई के परपेंडिकुलर है और प्लेन में है इस स्क्वायर के। एक बात तो यहाँ पर अब क्या चेंज होने वाला है, देखिए जो हमारा नेट ई था वो यहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा नेट पी है वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, राइट, हम लोग चेक कर चुके हैं। नाउ अब जो पिछला पार्ट था उससे यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट यहाँ पर ये होगा कि अब यहाँ पर चार के चारों मास वाइब्रेट करेंगे। जो पिछली कंडीशन में था कि बी सी वाले मास वाइब्रेट नहीं कर रहे थे, केवल ए और सी वाले मास वाइब्रेट कर रहे थे। क्लियर थी सी बात? नाउ अब हमें निकालना होगा पी नेट। पी नेट क्या हो जाएगा आपका? इन दोनों का सम। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इस तरफ थे वो तो थे इनके 0, तो बचे क्या? दोनों इस डायरेक्शन में, राइट। इन दोनों डायरेक्शन का हम लोग कर दिया एडिशन, राइट। आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पर पी की वैल्यू को 10q फाइंड आउट कर पाओगे। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो ध्यान दीजिए ये आपका है स्क्वायर, राइट। नाउ क्योंकि स्क्वायर में सारी चीजें सिमेट्रिक हैं इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड। नाउ तो ये कोई भी एक्सेस आप चूज करिए जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, ठीक है, कोई भी एक्सेस लीजिए, उन सबके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस सिस्टम का सेम होने वाला है, राइट। चाहो तो आप परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम में जो आप देखते हो ना कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, यहाँ पर ये आई एक्स और आई वाई दो परपेंडिकुलर जो एक्सेस है ना, अब कोई भी आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, आपने इन दोनों को लिया, आप इन दोनों को ले सकते हो, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हो, आप कोई भी आप दो एक्सेस परपेंडिकुलर ले सकते हो, ठीक है। और दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों का सेम होगा, दोनों का ऐड होके मिलेगा आई जेड का, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नाउ चूंकि हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो पी क्यू है इसके अलोंग उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो किसी भी एक्सिस के अराउंड होगा, राइट। तो हमने अभी जो निकाला था किसके अराउंड निकाला था? बी डी के अराउंड। तो हम लोग यहाँ पर सेम वैल्यू को यूज कर सकते हैं, राइट, जो आपको मिल जाएगी यहाँ पर 2m। नाउ अब सारी वैल्यूज को आप इसमें पुट कीजिए और आपको बहुत ही आसानी से ये वाला आंसर मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।